गाड़ी बिल्कुल भी मत लेना। कभी कभी ये आपको थोड़ा सा लैग फील कराएगा। तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी चार्ज होती है, 420 430 चलने वाली है और अंदर तक आवाज आती है, तो बड़ा ही अनोइंग लगता है। इसमें तो 40 रुपए पर यूनिट है। भाई नमस्कार, मैं हूं अजय और 2000 किलोमीटर चलाने के बाद इस गाड़ी का मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूं। और 2000 किलोमीटर के बाद मैंने इसकी पहली सर्विस करवाई है। तो इस गाड़ी के कॉन्स और कॉल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या बेटर मुझे लगता है और इसकी क्या प्रॉब्लम्स मुझे जो अभी तक फेस करने को मिली। तो भाई ये नेक्सॉन ईवी का फियरलेस वेरिएंट है और जो कि 45 किलोवाट बैटरी के साथ आता है। और इसको मैंने करीब 1 महीने पहले परचेज किया था। टोटल 2000 से 2300 किलोमीटर के करीब मैं इसको चला चुका हूँ। और पहले मैं पेट्रोल व्हीकल ड्राइव करता था जो कि डिज़ायर थी, मारुति डिज़ायर। और अभी मैंने ये फियरलेस वेरिएंट लिया है। तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि आपने पेट्रोल गाड़ी छोड़कर ये ईवी क्यों ले ली। तो मैंने ईवी इसलिए ली क्योंकि मेरी रनिंग थोड़ी सी ज़्यादा है और मैं 200-250 किलोमीटर हाईवे पर भी जाता हूँ वीक में एक बार। बाकी मेरी गाड़ी सिटी में चलती है। तो इस गाड़ी में आपको मिल जाता है सबसे पहले ये रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए अभी इससे लॉक हो गई, जबकि आपके पास होगी तब ये एक्टिवेट होगा। मैंने इसको अनलॉक कर दिया है, एक गाड़ी मैंने खोल दी है। भाई इसके अगर अपन पिकअप के बारे में बात करें तो ये इंस्टेंट पिकअप जनरेट करती है जो कि आपको ईवी का फैन बना देगा। आपको पेट्रोल डीजल में इतना पिकअप कभी भी नहीं मिलेगा जितना पिकअप इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ट्रैफिक में ये गाड़ी आपको बहुत ही अच्छा फील कराएगी। जहाँ पर मैं स्विफ्ट डिजायर चला रहा था तो उसमें क्लच के लिए भी था और ये ऑटोमेटिक गाड़ी मुझे मिल गई है क्योंकि मुझे गाड़ी चेंज भी करनी थी। इसलिए मैंने ये गाड़ी चूज की क्योंकि ये ऑटोमेटिक कार है और मुझे ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन ये ऑटोमेटिक है तो मेरे लिए बहुत बेस्ट है। ये ऑटो होल्ड का फीचर इधर मिल जाता है और ये है पार्किंग ब्रेक और ये इसका है गियर नॉब, बहुत ही प्यारा सा, जो कि आपको ऐसा फील देता है जैसे आप कोई रेंज रोवर में बैठे हुए हो। और ये इसका सिटी मोड है, ये इको मोड और ये स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड में ये बहुत तेज भागती है, ये मीडियम के लिए, सिटी के लिए, इको एंड स्लो है। इन तीनों पे रेंज इसकी अलग अलग निकल के आपको आती है। भाई इसके कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में अगर अपन बात कर लें तो ये इसका आपको टच स्क्रीन पैनल मिल जाता है जो कि 10.2 इंचेस के साथ आ रहा है और ये कुछ ऐसा आपको दिखता है। इसमें थोड़ा सा मुझे ग्लिच ये दिखा कि कभी कभी ये आपको थोड़ा सा लैग फील कराएगा और इसमें एप्पल कार प्ले जो है कभी कभी डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, जिसको फिर दोबारा से आपको कनेक्ट करना पड़ता है। ये मुझे कुछ प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ी। भाई अब अगर हम बात करें इसके एक्सटीरियर के बारे में तो इसका रोड प्रेजेंस जो है वो एक अलग ही निकल के आता है। और ये गाड़ी लगभग मुझे हैरियर जैसी ही दिखती है। थोड़ा सा आगे का हैरियर का ग्रिल चेंज है और पीछे थोड़ी सी चेंज है। और इसकी जो एलईडी लाइट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो फियरलेस वेरिएंट में ये पूरी कनेक्टेड DRL आता है और यहाँ से यहाँ तक आता है। और जो इसका क्रिएटिव वेरिएंट आता है उसमें केवल यहाँ तक लाइट्स आती है, लेकिन फियरलेस वाले में ये पूरा कनेक्टेड होता है। और ये आ जाते हैं भाई आपकी इसकी लाइट्स जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं और ये इसकी कॉर्निंग लाइट्स हैं। जब आप गाड़ी को कॉर्नर पे लोगे तब ये जलती है। अंदर से इसको परमानेंट जलाने के लिए भी एक ऑप्शन होता है बटन का, इसको दबाने के बाद ये परमानेंट भी जल जाती है। तो भाई इस गाड़ी की अगर हम रेंज की बात करें तो ये 100% चार्ज में आपको करीब 380 किलोमीटर तक का रेंज निकाल के दे देती है। आराम से आप इसको 80 से 85 की स्पीड पर चलाओगे तो भी आपको ये 380 तक ये चला कर देगी। रीजन लेवल 2 पर, रीजन का मतलब क्या होता है मैं बताया था, वैसे आप लोग जानते होंगे। रीजन ब्रेकिंग होती है इसमें। रीजन ब्रेकिंग जब आप 2 पर या 3 पर रखोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक चार्ज भी होगी। जब ये ब्रेक लेगी, आप बिना ब्रेक के आप रीजन के थ्रू ब्रेकिंग करोगे तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी चार्ज होती है। तो मुझे इसने 380 का माइलेज निकाल के दिया है हाईवे पर। और सिटी में ये थोड़ा और भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपकी गाड़ी रुक के चलेगी, रुकेगी चलेगी तो उससे इसकी बैटरी और ज़्यादा चार्ज होगी। तो भाई ये हो गई इसकी सिटी रेंज के बारे में। और इसका जो एसी का इम्पैक्ट है, जो कि एसी बंद करने पर आपको रेंज का जो है उसका और बढ़ जाता है। कम से कम 50 किलोमीटर तक इसका एसी अगर आप बंद करके चलाते हो तो 50 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब सर्दियों में ये आराम से 420 430 चलने वाली है और बढ़िया से आप इसको चलाओ। 80 से 85 90 की स्पीड तक भी ये जाएगी बढ़िया।
ऐसी माइलेज आपको निकाल कर देगी है। और अगर हम बात कर लें इस गाड़ी के थोड़ा पीछे की साइड में आपको दिखाने हैं, उसके चारों एलॉय व्हील्स हैं, जो कि मुझे इसका सबसे बेस्ट पार्ट लगा। डायमंड कट के साथ ये आ रहा है और सबसे अच्छा पार्ट मुझे इसका ये लगा, ये इसमें TPMS का भी आता है, जो कि इसकी जो एयर मॉनिटरिंग है वो आपको बताएगा कि कितनी एयर इसमें है कितनी नहीं है। ये एक्चुअल मॉनिटरिंग आपको वो नहीं बताएगा, ये बताएगा कि इसमें ये लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के पीछे, तो ये देख लेते हैं इसका ये पीछे का जो कनेक्टेड टेल लैंप है, जो कि फियरलेस वेरिएंट में ही आता है और ये पूरा इसकी लाइट जलती है। और जो क्रिएटिव वाला वेरिएंट है उसमें ये लाइट्स वगैरह इसके नहीं आएंगी। इसमें पीछे आपको ये पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा, जो कि यहाँ लगा हुआ है। और आगे इसमें कोई भी डैश कैम नहीं आता है, पीछे केवल पार्किंग कैमरा ही इसमें आता है। इसकी हम चार्जिंग की बात कर लें तो अगर आप इसको घर पर चार्ज करते हैं तो आपको ये अराउंड 3.3 किलोवाट वाला जो चार्जर बेसिक चार्जर इसके साथ आता है, उसमें ये आप 0 से 100 इसको करोगे तो करीब 17 से 18 घंटे ये लेने वाली है। मैंने इसके कुछ शॉर्ट्स भी बनाकर अपने YouTube पेज पर डाले हैं, आप मेरे YouTube पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उसमें और वीडियोस भी मिलेंगे और इस गाड़ी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। एक प्रॉब्लम मुझे इसमें लगी, जब इसको अपन गर्मियों में अभी चला रहे हैं तो 45 डिग्री टेम्परेचर के बाद इसका थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इसमें एक बैटरी को जो हीटअप होती है उसको कूल डाउन करने के लिए एक फैन सिस्टम लगा होता है। तो ये क्या करता है, जब आपकी बैटरी हीट पे होगी तो उसको कूल डाउन करने के लिए इसका फैन सिस्टम ऑन हो जाता है। और ये साइलेंट गाड़ी है, जब इसमें फैन सिस्टम ऑन होता है तो मुझे बड़ा ही अनोइंग लगता है और अंदर तक आवाज आती है, और वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई गाड़ी में कितना साउंड आ रहा है, ये देखो नीचे कितना वाइब्रेशन फील होगा आपको। इसमें टेम्परेचर दिखा रहा है ये 44 डिग्री। अब धीरे धीरे इसकी आवाज़ थोड़ी कम होना शुरू हुई है। ईवी के अगर अपन बाहर की चार्जर्स की बात करें 60 किलोवाट 120 या 30 किलोवाट जो भी चार्जर बाहर अलग अलग कंपनीज के लगे हुए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बताते हैं कि वो बहुत रिलायबल हैं, बट ऐसा नहीं है। रिलायबल हैं, कुछ चार्जर्स रिलायबल होते हैं। इसमें होता है कि 15 रुपये पर यूनिट है, किसी में 20 है, किसी में 30 है और किसी में तो 40 रुपये पर यूनिट है। अगर आप 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सोचकर ये गाड़ी ले रहे हो तो ईवी गाड़ी बिल्कुल भी मत लेना। ईवी गाड़ी आपकी तभी काम आएगी जब आप इसको घर पे चार्ज कर लो। बाहर अगर आप चार्ज करोगे तो ऐसी जगह ढूंढिए, ऐसा चार्जर ढूंढिए जो आपको रिलायबल हो। 14-15 यूनिट की भी दे दे तो भी आपका काम हाईवे पे कभी कभी निकल जाएगा। तो कंपनी ने इसका एक ऐप दिया हुआ है नेक्सॉन का ईवी के लिए, उसमें आपको जहाँ पर भी जितने भी चार्जर्स होंगे वो आपको इसकी गाड़ी के रिलेटेड दिखा देगा। किसी भी कंपनी का चार्जर आपको एक ही ऐप पर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है। इंश्योरेंस के बारे में बात करें, कुछ लोगों को ये एंजाइटी होती है कि जो गाड़ी है अपनी ईवी उसकी बैटरी की इंश्योरेंस नहीं होता है, या फिर कुछ कंपनीज 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे रहे हैं, लेकिन टाटा ही ऐसी कंपनी है अभी हमारी इंडिया की जो कि आपको अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी दे रही है 15 ईयर्स के लिए, जो कि इसकी एक लाइफ होती है 15 साल। तो एक तरह से लाइफ टाइम वारंटी 1.5 लाख किलोमीटर के साथ ही हो गई। इसलिए मैंने टाटा की ये कार ली है। और इससे पहले मैं पंच लेने के लिए सोच रहा था, मैंने पंच भी देखी थी, लेकिन पंच में मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि अच्छी गाड़ी है, वो भी 45 किलोवाट बैटरी के साथ आती है, लेकिन उसका जो पीछे का स्पेस है, जो आपका नी रूम है, वो काफ़ी इसमें कम है पंच में। इसलिए मैंने एक फैमिली कार के लिए इसको चूज़ किया। और आप अपने अकॉर्डिंग अपने बजट के हिसाब से कोई भी गाड़ी चूज़ कर सकते हैं ईवी में। ईवी तभी लें जब आपको इसके बारे में नॉलेज हो, आपको कहाँ चार्ज करनी है, घर पे करनी है, बाहर करनी है। बाहर के हिसाब से ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर पड़ेगी, लेकिन इसकी कुछ इंस्टेंट टॉर्क वाली और जो इसकी स्पीड है मैनुअल से हटके थोड़ा ऑटोमेटिक पे अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। तो भाई अब टाटा की सर्विस के बारे में थोड़ा सा मैं चलते चलते आपको बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि टाटा की सर्विस बहुत ही बेकार होती है। मैं पहली बार गया हूँ, शायद बाद में मेरा एक्सपीरियंस बेकार हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन पहली बार जब मैं गया हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था भाई। भरतपुर से मैंने इसकी सर्विस करवाई है, ब्रज व्हील से, और इसकी सर्विस में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है और ज़्यादा मुझे वेट भी नहीं करना पड़ा। पहली सर्विस मेरी आराम से इसकी हो गई और कुछ 160 रुपये कुछ मुझे ऐसे लगे, फ्लूइड वगैरह के कुछ उन्होंने लिए। अभी लेबर चार्ज इसका फ्री था
तो भाई ये था हमारा छोटा सा इस गाड़ी को लेकर डिस्कशन, और इस गाड़ी के अपन डिटेल्स में बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। तब तक आप देखते रहिए मेरा चैनल, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, आगे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और भी बढ़ेंगे शायद। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो जरूर बढ़ेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।